नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मदरसा बोर्ड खत्म करने की शुरुआत हो गई है। इस विधेयक के लागू होने के बाद राज्य में संचालित सभी मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करनी होगी और उत्तराखंड स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबंध होना होगा। यह कदम राज्य के अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली से एकीकृत करने की दिशा में एक अहम कदम है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त की मंजूरी देने के निर्णय को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में एक समान और आधुनिक शिक्षा प्रणाली बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। सीएम धामी ने इस कदम को सराहना करते हुए ऐतिहासिक बताया है, जिससे कि मदरसा बोर्ड की अब खत्म करने की जो कवायद है उसके विधेयक पास होने के बाद में उसको मंजूरी मिलती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है, जहां पर सीएम धामी ने इसको ऐतिहासिक कदम बताया है। देहरादून में बीजेपी ने महर्षि वाल्मीकि जयंती को श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि महर्षि वाल्मीकि उन महान ऋषियों में से एक हैं जिन्होंने मानव जीवन के कर्तव्यों और आदर्शों को रामायण के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने सभी जिला केंद्रों पर भी इस पर्व को भव्य रूप से मनाने का आह्वान किया है। भट्ट ने कहा कि हर कार्यकर्ता को भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर चलते हुए वाल्मीकि के आदर्शों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जहां प्रदेश कार्यालय में जयंती को हर्षोल्लास से मनाया गया, वही हमने अपने सभी जिला केंद्रों में दफ्तरों पर भी महर्षि वाल्मीकि जयंती भव्य स्वरूप में हो, इस बात के लिए हमने सबसे कहा था। आज सब जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि उन ऋषियों में है जिन्होंने एक ऐसे ग्रंथ को, जो ग्रंथ मानवता के मानव के व्यक्तिगत के भी उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। पहाड़ से मैदान तक ठंड के तेवर लौट आए हैं। राजधानी देहरादून समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 48 घंटों तक मौसम इसी तरह बना रहेगा। कई जगहों पर गरज के साथ में बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब जैसे क्षेत्रों में बर्फबारी ने ठंड को और बढ़ा दिया है। विभाग ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है, खासकर उन इलाकों में जहां पर भूस्खलन या फिर सड़क फिसलने के खतरा बना हुआ है। देखिए, संभावनाएं ऐसा है कि अगले 48 घंटे तक, अगले 2 दिन तक, मतलब 6 तारीख और 7 तारीख में यह शंका बन रही है कि अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी और जो 4000 मीटर से ऊपर हाइट वाले हमारे 4000 लगभग और उससे ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहां पे बर्फबारी की आशंका है कहीं कहीं पे। तो इसके साथ साथ जो 8 तारीख और 9 तारीख को है, उसमें फिर ये एक्टिविटी थोड़ा कम हो जाएगा। हल्की बारिश की संभावना है और वो भी कहीं कहीं होगी, जबकि 10 से 12 तारीख के बीच में हमारा अभी कोई भी मौसम शुष्क रहने की संभावना बनी हुई है। देहरादून में एक निजी कंपनी दून समृद्धि ग्रुप ऑफ कंपनी के द्वारा ठगी के शिकार लोगों ने कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना से मुलाकात की। कंपनी के द्वारा राज्य के 15,000 से ज्यादा लोगों के साथ 50 करोड़ रुपए की ठगी की गई है, जिस पर सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि इस कंपनी के देहरादून शहर के अलावा देहरादून के विकास नगर, भानियावाला, रानी पोखरी सहित कई जगहों पर ऑफिस खोले हुए हैं और सैकड़ों एजेंट नियुक्त किए हुए हैं। ये लोगों से पैसा जमा करवाते हैं, विभिन्न योजनाओं के नाम पर गुमराह करते हैं।
धून समृद्धि ग्रुप ऑफ कंपनी की ठगी का जो शिकार हुए लोग हैं, जो लोग शिकार हुए हैं इस कंपनी के द्वारा, इसके कंपनी के तथाकथित जो लोगों ने अपनी समस्या बताई है, लोगों ने सूर्यकांत धस्माना से मुलाकात कर जो है बताया कि किस तरीके से 15,000 से ज्यादा लोग ठगी का शिकार हुए हैं। देखिए, एक बड़ा गंभीर मामला जिसमें करीब 50 करोड़ रुपए के ठगी का मामला है। धून समृद्धि ग्रुप ऑफ कंपनी जो जगमोहन सिंह है और इन्होंने कंपनी अपनी पत्नी नीलम चौहान जिनको एमडी बनाया, आशा चौहान इनकी पुत्री जिसको डायरेक्टर बनाया, स्वयं ये अध्यापक है, सरकारी अध्यापक प्राइमरी स्कूल में, और इनकी लास्ट नियुक्ति जो है वो बैसगांव मसूरी के पास एक सहायक अध्यापक के रूप में है। इन्होंने इस कंपनी के नाम से कई ब्रांचेस खोली और पौड़ी में, टिहरी में, चमोली में, रुद्रप्रयाग में, विकासनगर में, भानियावाला में, चंबा में, रानी पोखरी में, ऋषिकेश में, पटेल नगर, देहरादून में इन्होंने ब्रांचें खोली और ब्रांचें खोल करके इन्होंने अपने एजेंट्स बनाए। एजेंट्स नियुक्त करके इन्होंने बहुत सारी स्कीम्स जिसमें आरडी की, एफडी की, डेली करेक्शन की और सुकन्या प्लान ये इन्होंने जारी किए। इसके नाम पर एजेंट्स के माध्यम से लोगों से पैसे जमा करवाए और अब कुल राशि जो अंदाजा है करीब 50 करोड़ रुपए की राशि इनके पास जमा है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 में प्रारंभ हुई अग्निवीर योजना के लागू होने के बाद से ही कांग्रेस लगातार योजना से न खुश है और वहीं इसको लेकर अब प्रदेश कांग्रेस देश भर में जो है जन जागरूकता यात्रा शुरू करने जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस यात्रा के जरिए युवाओं और आम नागरिकों को जो है अग्निवीर योजना के नुकसानों के बारे में बताएगी। वहीं कांग्रेस की इस यात्रा को केवल राजनीतिक करना बताते हुए जो है प्रदेश बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि सरकार जिस भी योजना में जनहित योगता है उसे सभी योजनाओं को जो है कांग्रेस हमेशा विरोध करती रहती है। कांग्रेस की नीयत जन भागीदारी नहीं बल्कि अब केवल जन विरोधी वाली रह गई है। ऊर्जा निगम की ओर से कोटद्वार शहर में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर के विरोध में विद्युत उपभोक्ताओं का धरना 20 दिन से जारी है। तहसील परिसर में बैठे उपभोक्ताओं ने ऊर्जा निगम और स्मार्ट मीटर लगाकर जो है कंपनी के प्रतिनिधियों के खिलाफ नारेबाजी की है। धरना दे रहे लोगों को कहना था कि स्मार्ट मीटर के नाम पर जो है विद्युत उपभोक्ताओं का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। साथ ही उनका कहना है कि जहां स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं वहां बिजली के बिल काफी बढ़े हुए हैं और ऊर्जा निगम उपभोक्ताओं को विद्युत बिलों के जरिए लूटना शुरू किया जा रहा है। विरोध में चल रहा है। आज 19वां दिन है और जनता बहुत त्रस्त है स्मार्ट मीटरों से। जिन लोगों का 500, 600 या 1200 से ऊपर किसी का बिल नहीं आता था, आज वो 12,000 चला जा रहा है। तो लोग बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान है जनता। बिना पूछे ये स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, थोपे जा रहे हैं जनता के ऊपर। उनको डराया जा रहा है कि आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा, आपको बंद कर दिया जाएगा। ये डीएम के आदेश है, शासन के आदेश है। तुमको आना होगा, तुमको आना होगा। जनता का शोषण बंद करो, बिजलीकरण बंद करो, तुमको आना होगा। सरकार हो जाओ। 20 दिन से 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 20
रुद्रपुर में भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ की एक बैठक उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष संतोष मणि निषाद की अध्यक्षता में संपन्न हुई और इस दौरान श्रमिकों के हित के लिए विशेष चर्चा की गई। इस दौरान भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ गोरखपुर जोन के अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता ने कहा कि श्रमिकों के दिन बहुत जल्द सुधरने वाले हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार 15 अक्टूबर तक श्रमिकों के दस्तावेज जल्द से जल्द जमा करना होगा। जो श्रमिक समय से अपना दस्तावेज जमा नहीं करेगा वह पीछे रह जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि लखनऊ डिवीजन श्रमिक संघ के अध्यक्ष श्रोमणी दुबे ने कहा कि श्रमिकों के 14 लोगों की गैंग लिस्ट बननी है और संघ की तरफ से कोशिश की जा रही है कि कोई भी श्रमिक ना छूटे, जिसके लिए इज्जत नगर मंडल से 12 लोगों की टीम तैयार की गई है। आज एनआर जोन के में आने वाला इज्जत नगर मंडल हम लोग रुद्रपुर में हैं और सभी भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के जितने श्रमिक हैं उनको सूचित किया गया है कि बहुत अति शीघ्र जो गाइडलाइन है भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का, वो गाइडलाइन के हिसाब से जो 15 अक्टूबर का समय दिया गया है उसके हिसाब से सभी श्रमिक अपना डाटा सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में उनको अति शीघ्र जमा करें, जिससे जो रेलवे के द्वारा और श्रम मंत्रालय के द्वारा जो मिला है उसको सुचारू रूप से लागू किया। उत्तराखंड देवभूमि की धरती रुद्रपुर सिटी के सभी श्रमिक बंधुओं का और मीडिया बंधुओं का धन्यवाद देना चाहूंगा। वर्तमान में जो पूरे देश में हमारे भारतीय रेलवे माल गोदाम द्वारा जो गाइडलाइन जारी हुआ है, सबसे पहले मैं राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय श्री अरुण पासवान जी को एवं हमारे राष्ट्रीय प्रभारी आदरणीय श्री मनोरंजन कुमार जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। जो हमारे बीच में निष्क्रिय डाटा है उनको सक्रिय करने के लिए जगह जगह डिवीजन लेवल पे, जोन लेवल पे, स्टेट लेवल पे कमेटी गठित की जा रही है। जो सैलरी होगी उसमें से कटेगा। अब आप हमें यहाँ कमेटी बना दी है, अगर मैनेजमेंट भी चला जाता है तो कमेटी का लिस्ट चला नहीं। जो सैलरी होगी उसमें से कटेगा। अब आप हमें यहाँ देहरादून पर परेड ग्राउंड से 7 से 13 अक्टूबर तक कला और संस्कृति के रंगों से सराबोर रहेगा। इस दौरान श्रोत महोत्सव 2025 तारा जोशी फाउंडेशन की ओर से आयोजित किया जा रहा महोत्सव में देश भर से 100 से अधिक कारीगर, कलाकार और स्वयं सहायता समूह हिस्सा ले रहे हैं। फाउंडेशन की सचिव किरण जोशी ने कहा कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक कला, लोक संगीत और हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देना है। महोत्सव का उद्घाटन मशहूर अभिनेता पंकज त्रिपाठी करेंगे और इसके बाद पद्मश्री उस्ताद अनवर खान मंगड़ियार अपनी विशेष प्रस्तुति देंगे। मैं उनका स्वागत करती हूँ। मैं किरण जोशी तारा जोशी फाउंडेशन के सचिव के पद पर हूँ और हमारी जो ये सोसाइटी है ये श्रोत महोत्सव 2025 आयोजित करने जा रही है, जो कि परेड ग्राउंड में 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक लगाया जा रहा है। यह मेला जो है बेसिकली आपको ऑल ओवर इंडिया से पूरे भारत से यहाँ पर 15 से अधिक राज्यों के कलाकार और हमारे आर्टिसन, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट के वो आएंगे और अपनी सारे आर्ट को दिखाएंगे। इसके अलावा हमारे जो इनॉग्रेशन है वो हमारे मशहूर एक्टर श्री पंकज त्रिपाठी जी जो हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। उधर हरिद्वार के थाना कनखल क्षेत्र की हनुमंतपुरम कॉलोनी में नाले पर हुए अतिक्रमण को लेकर स्थानीय लोग नाराज हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है कि अवैध निर्माण से पानी का बहाव रुक रहा है और बरसात में घरों तक पानी घुसने का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों की कई शिकायतें बावजूद कार्रवाई नहीं होने से नाराजगी बढ़ गई है। क्षेत्रीय पार्षद यादराम बालिया ने नगर निगम में एचआरडीए पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि नाले पर कब्जे की जांच में अवैध निर्माण की पुष्टि हुई, लेकिन अभी तक ठोस कदम नहीं उठाए गए। हरिद्वार के नगर आयुक्त नंदन कुमार ने कहा कि रिकॉर्ड में नाले का उल्लेख नहीं है, लेकिन अगर बरसात में पानी भराव की समस्या होती है तो नाले को चौड़ा करने पर विचार किया जाएगा। ये नाला कितना चौड़ा है? 5 अप्रैल सन 2025 को नगर निगम में
लिखित अपने लेटर पैड पे जाके अपना उन्हें अवगत कराया कि नाले पर ऐसे वहां पर अतिक्रमण हो रहा है, आप मामले को जाकर संज्ञान में कीजिए। ये मामला मतलब आप मान सकते हैं कि अप्रैल में इन्होंने अपना काम करना शुरू किया। वहां पर जब हम मौके पर पहुंचे, वहां पर इन्होंने जेसीबी लगाई, नाले को बंद करा, और जैसे ही हमें पता लगा कि वहां पर अतिक्रमण हो रहा है नाले के ऊपर, हम काफी मतलब मात्रा में प्रगति विहार हो गया, अपना जगजीतपुर गांव हो गया, अंदर से सभी लोगों को आसपास के लेकर भागे और वहां से अतिक्रमण कर रही जेसीबी को मौके से उसे पकड़ा और नाले तक जो अतिक्रमण होता उन्होंने बंद कर दिया था उसे खुलवाया। ये नाला ना उन्होंने आगे से चिन गया, बहुत छोटा कर दिया उसका साइज, जाके 20 फुट का नाले को 5 फुट में कर दिया। अब हम लोगों को ये दिक्कत हो रही है, 5 फुट का उनके बाद जो सारा पानी का रास्ता वहीं से आ रहा था, सारा पानी वहीं से हमारे घर के पास रुक रहा है, हमारी खिड़कियों का पानी तक कर रहा। हमें इतनी दिक्कत होगी, हमारे घर में बरसात में पानी भर गया, बच्चे हमारे बीमार हैं। अब ये तो सरकारी जगह पे कब्जा करने की सोच रहे थे, हम कैसे करने देंगे नाले पे कब्जा? बिल्डर हैं जो बिल्डिंग बना रहे हैं, अपने घरों की ऊंची इमारतें बना रहे हैं, क्या गरीबों को खाएंगे? हमारे गरीब सीएसडी कैंटीन थराली में जो है तैनात हवलदार रविंद्र कुमार नाथ पर कैंटीन के पास रहने वाली एक महिला ने उसकी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं घटना की सूचना मिलने पर थाना अध्यक्ष थराली पंकज कुमार मौके पर पहुंचे और आरोपी को हिरासत में लिया है। और इस घटना के बाद से ही थराली और आसपास के लोगों ने आक्रोश बना हुआ है। पुलिस मामले में साक्ष्य एकत्र करने में जुटी हुई है। पीड़िता नाबालिग के बयानों के आधार पर आरोपी को जो है न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। कल थाना थराली पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें वादिनी ने बताया कि उसकी माइनर लड़की थी, जिसके साथ वहीं आर्मी कैंटीन में कार्यरत एक हवलदार के द्वारा अनुचित आचरण किया गया और छेड़खानी की गई। जैसे ही इस घटना की सूचना पुलिस को मिली, तत्काल इसमें जो है अभियोग पंजीकृत किया गया 74 BNS और पोक्सो के अंतर्गत, और जो भी उसमें अभियुक्त थे उसे अरेस्ट कर लिया गया और माननीय न्यायालय में उसे पेश किया जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लीवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। स्वावलंबी हो रहा प्रदेश का युवा, सशक्त हो रहा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी फैसलों और पारदर्शी नीतियों से उत्तराखंड में रोजगार की बयार बह रही है। युवाओं की लाचारी और भ्रष्टाचार की मार पुरानी बात हो गई है। अब युवाओं की मेहनत को समय रहते सही परिणाम मिल रहा है। ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून के लागू होने के बाद उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है। समयबद्ध ढंग से न सिर्फ विज्ञप्ति निकल रही हैं, बल्कि परीक्षा के बाद चयन भी हो रहा है। यही वजह है कि धामी सरकार के कार्यकाल में अब तक 25,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं में रोजगार देने का रिकॉर्ड बना है। पिछले 2-3 वर्ष उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए काफी अच्छे रहे हैं। उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि एक तो निरंतर रूप से परीक्षाएं आयोजित हो रही है, समयबद्ध रूप में परीक्षाओं के परिणाम भी आ रहे हैं, और परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है पारदर्शिता और शुचिता का, वो इंश्योर हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में साहसिक कदम उठाया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30%
क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान से प्रदेश की महिलाओं को रोजगार में समान अवसर मिल रहे हैं। हमारी सरकार की कई सारी पहल में से एक जो क्रांतिकारी पहल रही है वो है 30% महिला आरक्षण बिल, जिसके माध्यम से न कि सिर्फ उत्तराखंड की महिलाओं को रोजगार में एक नए अवसर बल्कि उनकी जो भागीदारी है उसको भी हमने बढ़ते हुए रूप में देखा है। इसके लिए हम हमेशा ही उत्तराखंड सरकार के आभारी रहेंगे। कुशल युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार लगातार रोजगार मेले आयोजित कर रही है। इन सभी प्रयासों से सरकारी सिस्टम पर युवाओं का भरोसा मजबूत हुआ है। उम्मीदों को पंख लगा रही उत्तराखंड सरकार, युवाओं को मिल रहा रोजगार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुंड काकड़ा गाड के समीप एक कार पर पहाड़ी से पत्थर आने के कारण अनियंत्रित होकर नदी के किनारे गिर गई, जो कि गौरीकुंड से रुद्रप्रयाग की ओर आ रही थी, जिसमें 6 व्यक्ति सवार थे, जिनमें से एक व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हो गई और 5 घायलों को एसडीआरएफ द्वारा रेस्क्यू कर उपचार हेतु 108 के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अगस्त्यमुनि पहुंचाया गया। ऋषिकेश के मुनिकिरेती में सरस मेले का शुभारंभ हो गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने मेले का शुभारंभ किया। दरअसल मेले में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं अपने क्षेत्रीय उत्पादों की विशेषताएं बताकर उन्हें पहचान दिलाने की कोशिश कर रही हैं और इस बार सरस मेले में उत्तराखंड समेत 17 राज्यों की महिलाएं शामिल हुई हैं। आत्मनिर्भर भारत के तहत आयोजित इस मेले में शिक्षा विभाग की ओर से भी समग्र शिक्षा से जुड़ी हुई गतिविधियों पर जागरूकता फैलाने के लिए स्टॉल लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड के उत्पादों को देश विदेश में पहचान दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री की भी व्यवस्था की गई है। सरस मेला शुभारंभ हुआ है। सरस मेले के माध्यम से जहां हमारे स्थानीय हस्तशिल्पियों को, महिलाओं को और स्थानीय उत्पाद बनाने वाले उद्यमियों को एक बड़ा मिलेगा और सभी को अपने उत्पाद विपणन का अवसर मिलता है। निश्चित रूप से मेले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने और सहायक सिद्ध होते हैं। हमने यहाँ जो सरस मेले में जो हमारा जो जिम्मेदारी हमको दी गई है, वो बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम और मंच संचालन के लिए हमको जिम्मेदारी दी गई है। बच्चे विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम, जैसे मुख्यमंत्री जी अभी आए थे तो उनके सामने भी हमारे बच्चों ने कई कार्यक्रम किए हैं। तो वो 10 दिन तक हमारे यहाँ हमारे बच्चे कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे और एजुकेशन के फील्ड में यहाँ पर हमको TLM एक हमको स्टॉल ये दिया है, उसमें हम बच्चों को टीचिंग लर्निंग मेथड से जो बना रहे हैं बच्चे, उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा दीजिए बच्चों के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।